पर पॉलिश करके अपना पेट पालता था। एक दिन की बात है, वह कंधे पर पॉलिश का सामान लटकाए इधर उधर घूम रहा था। अपने जूतों पर पॉलिश करवा लो, पॉलिश। जूते एकदम नए जैसे चमकेंगे, उस पे अपना चेहरा भी देख सकोगे। ऐसी पॉलिश होगी कि हमेशा याद रहेगा। पॉलिश करवा लो, पॉलिश पॉलिश। ए लड़के, इधर आ। आया साहब, ये ले, मेरे जूतों पर पॉलिश कर दे और अच्छी तरह करियो। जी साहब। असद उसके जूतों पर पॉलिश कर देता है, परंतु जब पैसे की बारी आती है तो वो आदमी आनाकानी करने लगता है और कम पैसे देकर उसको धक्का मारकर भगा देता है। साहब, इतने कम पैसे की पॉलिश थोड़ी ना होती है, आपने मुझे बहुत कम दिए हैं। चल भाग यहाँ से, इतने पैसे दे दिए वो क्या कम है? तुम लोगों को जितना दो उतना कम लगता है। तूने करा ही क्या है इसमें? बस 2 ब्रश ही तो मारा है। वो तो मेरे पास वक्त नहीं था, नहीं तो ये काम मैं ही कर लेता। बेकार में जो थोड़े से पैसे तुझे दिए वो भी ना देने पड़ते। असद दुखी होकर वहाँ से चल पड़ता है। सड़क पर बहुत तेज धूप हो रही होती है। उसको रास्ते में एक आदमी बेहोशी के हालत में मिलता है। असद उसके पास जाता है। अरे, ये आदमी तो बेहोश हो गया है। शायद गर्मी ज्यादा हो रही है और ये बेचारा इतनी गर्मी झेल नहीं पाया, इसी वजह से ये बेहोश हो गया। मेरे पास एक बोतल में पानी है, इसके मुंह में छिड़कता हूँ, शायद होश में आ जाए। पानी पानी। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। असद अपने पास रखी छोटी सी बोतल के पानी को उसे पिला देता है। थोड़ी देर में ही किशोर को होश आ जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो असद को अपने सामने पाता है। कौन हो तुम और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बाबा, आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं असद हूँ, पॉलिश करता हूँ। जब मैंने आपको देखा तो आपको होश में लाने की कोशिश की और आपको पानी पिलाया। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी समय पर आकर जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो शायद प्यास से मैं मर जाता। बचाने वाला मैं कौन होता हूँ बाबूजी? बचाने वाला तो ऊपर वाला है। वो अगर चाहे तो इंसान को बचा ले, अगर चाहे तो ऊपर बुला ले। बातें तुम बहुत अच्छी करते हो। रहते कहाँ हो और तुम्हारा परिवार में कौन कौन है? बाबूजी, मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरा कोई घर नहीं है। फुटपाथ पर ही सो जाता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। ऐसा नहीं कहते, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं भी अकेला ही रहता हूँ, एक से भले 2 हो जाएंगे। पर बाबूजी, पर वर कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। असद किशोर के साथ उसके घर चल देता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किशोर बहुत परेशान बैठा होता है तो असद ने उसे पूछा, क्या बात है बाबूजी, आज इतने परेशान क्यों बैठे हो? मेरी कंपनी में घोटाला हो गया है, 2 लाख अभी भरना होगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबूजी, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। सुबह उठकर असद देखता है तो किशोर का देहांत हो गया होता है। उसे बहुत दुख होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने 3 कमरों में अलग अलग अलमारियों को देखा तो सोचा, क्यों ना इन 3 अलमारियों को एक साथ रख दिया जाए। वो ऐसा ही करता है और एक कमरे में 3 अलमारियों को एक साथ रख देता है। ये तीनों एक साथ कितनी अच्छी लग रही हैं। जैसे ही वो रखता है तो आवाज आती है, कैसी हो बहन? आज बहुत मुद्दत के बाद हम तीनों मिले हैं। किशोर ने तो हमें अलग अलग रखा हुआ था। ये आवाज कहाँ से आई? असद, हमें खोल कर तो देखो। असद जब अलमारी खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक अलमारी में ढेर सारा रुपए रखा था, दूसरी में ऊपर तक कपड़े भरे हुए थे और तीसरी में हीरे भरे हुए थे। वो तीनों अलमारियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी अलमारी बोल पड़ती है, असद, हम तीनों जादुई अलमारियां हैं। हम तीनों अलग अलग होने की वजह से अपना जादू नहीं दिखा पा रही थी। अब तुमने हमें एक साथ रख लिया है तो हमारा जादू वापस आ गया है। इस पहली अलमारी में से कभी पैसा खत्म नहीं होगा, दूसरी अलमारी में से लिए हुए कपड़े कभी मैले नहीं होंगे और तीसरी अलमारी जो कि हीरो से भरी हुई है वो हीरे अनमोल है।
असद 3 अलमारियों को पाकर बहुत खुश होता है। वो 3 अलमारियों की मदद से अपना एक आलीशान महल बनवा लेता है। ये बात इसके पड़ोसी रोशन को गवारा नहीं थी। वो असद से पूछता है, क्या बात है, कल तक तो तुम रोटी के लिए इधर उधर भटकते थे, अब तो देखो महल बनवा रखा है, आलीशान जिंदगी जी रहे हो। कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ, अलमारियां हाथ लगी हैं जो मुझे खजाना देती हैं। रोशन उसके घर अलमारियों में से खजाना निकालने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वो अलमारी को हाथ लगाता है तो उसका हाथ दब जाता है। अरे, इसने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। दूसरी अलमारी खोलता है तो उसके सिर पर आकर गिरती है और तीसरी अलमारी में से आग निकलती है जो उसको जलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। जब ये सब असद को पता चलता है तो असद उन तीनों के पास आता है। तुम चिंता मत करो असद, हम इस खजाने को किसी और के हाथ नहीं लगने देंगे। ये खजाना तुम जैसे ईमानदार के लिए है। बस एक काम करो, तुम इस खजाने को परोपकार के लिए काम में लाओ। ये जितना अच्छे कामों में उपयोग में आएगा उतना ही बढ़ेगा। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम तीनों अलमारियों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सबकी मदद कर सकूं। मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद से सभी गरीबों की जरूर मदद करूंगा और तुम्हारे अंदर का खजाना परोपकार के लिए उपयोग में लगाऊंगा। मैं निस्वार्थ भाव से ये काम करूंगा। हमें तुमसे यही आशा है। अब असद अलमारियों से खजाना निकालकर गरीबों में दान देता है और कई धर्मशाला, अस्पताल और स्कूल बनाता है जिससे गरीबों की मदद हो सके। वो उन पैसों से रोज भंडारे करता है और गरीबों की भूख मिटाता है। अब तीनों अलमारियां खुशी खुशी असद की मदद करती है और सदा साथ ही रहती है। अगर कोई उस खजाने को छूने की कोशिश करता है तो उसे दंड भी देती है। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन हैं अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ, क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं, क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। चावल है, उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो, इनसे मैं उपले बना लूंगी जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ, कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी, जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा, इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है।
जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशनपाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशनपाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने वहाँ रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशनपाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशनपाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशनपाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशनपाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। एक गंगाराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास 2 गाय थी और वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचने का काम किया करता था। अरे रुको गंगाराम भाई, आओ जरा, 1 लीटर दूध दे दो जल्दी से। जी अभी देता हूँ। गंगाराम उस आदमी को दूध दे देता है। आपका दूध तो एकदम स्वादिष्ट और बिना मिलावट का होता है। वहीं देख लीजिए, संजीव को दूध कम और पानी ज्यादा बेचता है। साथ जंगल आता है और लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। इतनी लकड़ियाँ काफी है,
चलो अब घर चलता हूँ। गंगाराम साइकिल के पीछे लकड़ियां बांध लेता है और वापस घर आने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुर जा रहा था। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी देखता हूँ। गंगाराम देखता है संजीव जंगल में आकर अपनी दूध में मिलावट कर रहा है। अरे ये तो संजीव है, यहाँ क्या कर रहा है? गंगाराम संजीव के पास जाता है। संजीव गंगाराम को देखकर डर जाता है। गंगाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 यहाँ से। संजीव, ये तुम गलत कर रहे हो। अपने ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचने का सोच रहे हो। अरे ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा हर रोज का काम है। ज्यादा पैसा कमाना है तो ये सब करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ और शुद्ध शुद्ध सामान बेचो। मैं तो ऐसे ही मिलावटी चीजें बेचूंगा। गंगाराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गंगाराम के दिमाग में संजीव की बातें ही घूम रही थी। अगले दिन गंगाराम गाय से दूध निकालने आता है, मगर आज गंगाराम की गायों ने आम दिनों से कम दूध दिया था। अरे आज तो दूध कम हो गया, अब क्या करूं? ग्राहक तो बहुत ज्यादा आते हैं। कम दूध होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे संजीव की बातें याद आती है। एक काम करता हूँ, बस आज एक दिन दूध में मिलावट कर देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल से फिर पहले जैसा ही दूध बेचा करूँगा। यही सोचकर गंगाराम दूध में मिलावट करके दूध का मात्रा बढ़ा देता है और दूध बेचने निकल पड़ता है। सभी गंगाराम के पास आकर दूध ले जाते हैं। वाह, पूरा दूध बिक गया और जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या खूब तरकीब है। अगले दिन गंगाराम की गायों ने पहले जैसा ही दूध दिया, मगर आज भी गंगाराम के मन में लालच आ जाता है। अगर थोड़ा सा मिलावट कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और ज्यादा दूध बिकेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यही सोचकर गंगाराम और भी ज्यादा लालच करने लगता है और संजीव की तरह ही अपने दूध में भी मिलावट शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद सभी गंगाराम से शिकायत करने लगते हैं। गंगाराम, आजकल आपके दूध में भी वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। पहले बच्चे झट से दूध पी लेते थे, मगर अब तो कहते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। चाय बनाओ तब भी पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, आजकल गाय थोड़ी बीमार चल रही है, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद दूध बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा। जी, वही सही रहेगा। लगातार कई ग्राहकों से ऐसी ही बात सुनकर गंगाराम सोचता है, इस तरह कहीं मेरे ग्राहक कम ना हो जाए। क्या करूं? गंगाराम थोड़ा और सोचता है। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला। वैसे भी किसी को संजीव पर विश्वास नहीं है और संजीव के अलावा यहाँ कोई और दूध नहीं बेचता है, तो सभी मुझसे ही दूध लेने आएंगे। गंगाराम दूध में मिलावट करना नहीं छोड़ता है। तभी गांव में मिंटू नाम का एक आदमी कुछ गाय खरीद लेता है और दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। मिंटू बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करता था। बिना मिलावट का सभी लोग मिंटू के पास से ही दूध लेने लगते हैं, क्योंकि गंगाराम के दूध में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। ये देख गंगाराम को बहुत जलन होती है। अरे ये अचानक मिंटू दूध बेचना क्यों शुरू कर दिया? उसकी वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। कोई भी मुझसे दूध लेने नहीं आता, सभी उसी के पास जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गंगाराम संजीव के पास जाता है। देख रहे हो संजीव भाई, मिंटू ने क्या किया? हम दोनों का धंधा उसने बंद करवा दिया है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके दूध में भी मिलावट कर दें, जिससे उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। मगर वो कैसे? जब वो दूध निकाल कर जाएगा तब हम जाकर उसके दूध में पानी मिला देंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। संजीव और गंगाराम दोनों मिंटू के घर के आसपास घूमने लगते हैं। जैसे ही मिंटू दूध निकालकर घर के अंदर जाता है, वैसे ही गंगाराम और संजीव वहां आकर दूध में पानी मिलाकर भाग जाते हैं। अब मजा आएगा। हर रोज दोनों यही करने लगते हैं।
सभी मिंटू से भी दूध की शिकायत करने लगते हैं। मैं तो कभी भी मिलावट नहीं करता, फिर मेरे दूध मिलावटी दूध कैसे हो सकती है? मिंटू सोच में पड़ जाता है और फिर अचानक एक दिन गंगाराम और संजीव को उसके दूध में पानी मिलाते देख लेता है। अच्छा, तो ये इन दोनों का काम है। इन दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन मिंटू गांव वालों को ये बताता है और दोनों को सबके सामने रंगे हाथों पकड़वाने का सोचता है। जैसे ही गंगाराम और संजीव दूध में मिलावट करने आते हैं, मिंटू सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देख गंगाराम और संजीव बहुत डर जाते हैं। गांव वाले दोनों की बहुत पिटाई करते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसीलिए हमें तुमसे जलन होने लगी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। अरे देखो भाइयों, इन दोनों से कोई भी दूध मत लेना। अब से हम सिर्फ मिंटू से ही दूध लेंगे। अपनी लालच की वजह से गंगाराम अपना धंधा बंद करवा लेता है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।